हेलो गाइस, मैं हूं एजुकेशन प्लस आदित्य कुमार। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जो कि आज का हमारा वीडियो गांधी युग से रिलेटेड है। गाइस, जितने भी गांधी जी काम किए हैं और जितने भी अपना आंदोलन किए हैं, सभी को विवरण के साथ मैं क्वेश्चन लाया हूं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, आप एक बार जरूर वीडियो की देख लें। गाइस, जितने भी पूरे दिए हैं, लेकिन कहानी की तरह है। गाइस, अच्छी लगेगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जो एग्जाम की दृष्टि से मैं जितने भी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मेन से मदद मिल जाएगा। अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसमें आपको मदद मिल जाएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी इस तरह से वीडियो डालें सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। गांधी युग से रिटर्न है 1917 से 1948 तक। ठीक है। गांधी युग से हमारे यह कहना का मतलब है कि वह समय काल जिसमें महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी भूमिका निभाई गई जिसमें भारत को आज़ादी प्राप्त होने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिला था। ठीक है। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। गांधी युग को 1917 से लेकर 1947 तक माना जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी का परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनका कहाँ हुआ था? पोरबंदर और गुजरात में। गाइस, इनका पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका माता का नाम क्या था? पुतलीबाई गांधी। ठीक है। इनका शादी किन से साथ हुआ था? कस्तूरबा बाई गांधी से। इनको कितने वर्ष में? 13 वर्ष में शादी हो गया था। गाइस, ठीक है। गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, महात्मा गांधी ने अपना आगे शिक्षा ब्रिटेन रहकर और वहाँ वे 1889 ईस्वी में 1891 तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु रहे थे। वहाँ पर उन्हें इंग्लैंड से ब्रेस्टिक का शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट वहाँ क्या है? 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से ब्रेस्टियर की शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस लौटे और अब उन्हें वकालत करनी थी। तभी इसी बीच 1892 में उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में उसकी वकालत करने का प्रस्ताव आया और उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। गाइस, ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में संबंधित बिंदु मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद गांधी जी ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां जाने के बाद उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ गया था। वहां उन्होंने देखा गोरों लोगों और काले लोगों का भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना होती है उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो गया। आगे देखते हैं। वह घटना यह थी कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन तक एक ट्रेन यात्रा कर रहे थे, तब उसे ट्रेन का प्रथम श्रेणी का यात्रा के दौरान गांधी जी को रंग भेद के चलते बीच यात्रा में ही उस पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पर ही ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते आगे हैं। ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिए जाने की घटना को रेल कांड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी इस रंग भेद को प्रथा को तोड़ने का प्रण लिए थे। चलते हैं आगे। कार्य देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य। 1894 में बाद गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है। 1903 में इसके बाद 1903 में गांधी जी द्वारा द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। और 1904 में इसके एक वर्ष बाद 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है। अगर गाइस मेरी मेहनत आपको अच्छा लगता है तो जाकर चैनल के जाकर जरूर सब्सक्राइब करेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए अहम बात है गाइस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में इसके बाद 1906 में गांधी जी द्वारा उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, जो पूछा था क्वेश्चन का कि प्रथम सत्याग्रह ही दक्षिण कब चालू किया था? महात्मा गांधी थे। आपको आंसर देना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। जिससे वे अहिंसा और साहित्य के मार्ग पर चलते हुए अपने मार्गों को पूर्ण करना चाहते थे। 1909 इसके बाद 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना भी कर दी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रहने के क्रम में उन पर लियो टॉल्स्टाइन नामक लेख की किताब का बहुत प्रभाव किया था। गाइस, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी की भारत की वापसी कब हुई थी? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी पुनः भारत 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। गाइस, ठीक है गाइस, चलते आगे बढ़ते। भारत वापस आने के क्रम में उन्होंने भारत के पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हें अपना गुरु मान लिया था।
ठीक है। इसके बाद गुजरात में 1916 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, तब उस समय दुनिया के प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध की सहायता करने की नीति का बढ़ावा दिया था, ताकि अंग्रेजों भी भारतीय की स्थिति को मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करे। ठीक है। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अंग्रेजी सेना में भर्ती हो सके। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सरजिट के नाम से भी संबोधित किया था। आगे चलते हैं गाइस। इस क्रम में गांधी जी का कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लेना शुरू हो गया था और वे भारत के राजनीतिक बिंदुओं से भी जुड़ गए थे। गांधी युग 1917। चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहां के तीन कठिया प्रणाली की गांधी जी की जानकारी दी। गांधी जी चंपारण चलने को कहा और वहां के किसानों की स्थिति को ऊपर कुछ कदम उठाने की मांग की थी। तीन कठिया प्रणाली किसानों में 20 कट्ठे भूमि में से 3 कट्ठों की भूमि की नीली खेती करने का अनिवार्य होता था। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है गाइस, कितने कट्ठी करना पड़ता है? 3 कट्ठी करना पड़ता था। जिन किसानों को भूमि सबसे ज्यादा उपज होती थी, उसे 3 कट्ठी की भूमि पर किसानों को नील की खेती करनी होती थी और नील की फसलों जड़ बहुत लंबी होती थी, जिससे उपजाऊ भूमि नुकसान पहुंचती थी। इसलिए किसान इस 3 कट्ठिया प्रणाली को बहुत दुखी थे गाइस। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है गाइस, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल इस निमंत्रण का स्वीकार किया और ये चंपारण बिहार के लिए चले गए थे। वहां उसने किसानों की बुरी हालत को दृष्टि डाली और उनकी तकलीफों को समझते हुए 3 कट्ठिया प्रणाली को खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 में भारत में अपने पहले सत्याग्रह शुरुआत की, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर भारत में पूछ देता है कि कहाँ पर सबसे पहले हुआ था चंपारण, तो बिहार के चंपारण में। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ 25% तक कम कर दिया गया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में से एक था। ठीक है, आगे चलते हैं। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत की प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने का द्वारा खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि धारण मिला था गाइस। उसके बाद महात्मा गांधी ने नाम से बुलाए जाने लगे थे, महात्मा गांधी के नाम से बुलाने जाने लगे थे। नहीं, हमारा क्या है आगे, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 गाइस। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़े मिल मजदूरों से मिलकर अन्य समस्याओं का समझा। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, हितों में होने वाली योजनाओं पर भी रुकावटें डाली जा रही थी। इसी विरोध में गांधी जी ने मिल के मजदूरों के साथ प्रथम भूख हड़ताल नीति का अपनाया। ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन देता है गाइस, भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ किया गया था गाइस? मिल वाला आंसर गाइस, अहमदाबाद मिल वाला। ठीक है, बहुत आंसर आता है क्वेश्चन गाइस 1918 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे क्या है, और इस भूख में हड़ताल परिणाम गांधी जी के पक्ष में आया था गाइस। चलिए आगे चलते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था गाइस। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी के खेरा गुजरात हो रहे हैं किसानों के अत्याचार विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। यह पर किसानों के फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उन्हें करों का वसूली की जा रही थी। यहाँ पर आंदोलन में उनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर भारत में भी काफ़ी चर्चे थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन, जो कि बहुत ही बड़ा आंदोलन था गाइस, लेकिन आगे जाके स्थगित हो जाता है कुछ कांड कर। आगे बताते हैं उसके बारे में। 1919 से 1922 तक हुआ था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिम का गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरी व्यवहार किया जाता था और अंग्रेजों के उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन के शुरू किया था गाइस। गांधी जी ने इस आंदोलन का सहयोग किया था क्योंकि वे मुस्लिम को भी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के जोड़ना चाहते थे।
ठीक है। प्रारंभिक में इस आंदोलन के नेतृत्व में अली बंधुओं द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इसे खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व में गांधी जी को दे दिया गया था गाइस। अब असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तब खिलाफत आंदोलन के समय 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसे कि गांधी जी और भारत के लोगों को सोच रहे थे कि, क्योंकि हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारत विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजों सेना भर्ती होने के प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएं, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बहुत लोग जलियांवाला बाग इकट्ठा हुए थे, जहां पर अंग्रेजों की ओर से जनरल डायर द्वारा भारत में नरसंहार किया गया गाइस, ठीक है, जो 1919 में हुआ था, बहुत ही दर्दनाक हुआ था। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई, और इस गांधी जी की भारत का प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था गाइस, ठीक है। उस समय गांधी जी ने कांग्रेसों का अगस्त हुए विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से इस आंदोलन का अस्वीकार कर दिया गया था, परंतु बाद में उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में जो दिसंबर में आयोजित किया गया था, उससे असहयोग आंदोलन की मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। परिणाम में जिन नेताओं ने इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया था, उस चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, एनी बेसेंट थे गाइस, ठीक है। बाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इन आंदोलनों को स्वीकार कर लिया था, परंतु एनी बेसेंट द्वारा इस आंदोलन को मूर्खता पूर्ण विरोध किया था गाइस, ठीक है। धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत बड़ा होता चला गया था, और भारत के कई बड़े नेता इस आंदोलन में जुड़ने लगे थे गाइस, ठीक है। यह आंदोलन सफल होता हुआ दिख रहा था तथा लेकिन इसी आंदोलन के बीच एक घटना हुई, जिससे आंदोलन को गांधी जी की द्वारा समाप्त करनी पड़ गई थी गाइस। वो घटना कौन सी थी गाइस? चौरी चौरा कांड था गाइस, जो 5 फरवरी 1922 को हो जाता है गाइस, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बीच चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को वहां ग्रामीणों के वहां पुलिस थाने में वहां के थानेदार कई सिपाहियों के सहित बंद कर थाने में आग लगा दिया गाइस। सोचिए कितना खतरनाक घटना हुआ था। इसमें इनकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी, और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए इसे देखते हुए समाप्त कर दिया। क्योंकि गाइस इसको हिंसात्मक गांधी जी मान लिए थे, इसलिए इनको क्या किया, बंद कर दिया असहयोग आंदोलन के। इसके बाद 11 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, और 12 फरवरी को पूरी तरह से स्थगित हो गया गाइस, ठीक है। 11 को घोषणा हुआ, 12 को स्थगित हो गया गाइस, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट आगे है। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए फैसले की आलोचना बहुत ही भारतीय नेताओं ने किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस। इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके लिए कई नेताओं ने, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसला की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी ने अपने इस फैसले पर डटे रहे थे, और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं गाइस। गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य का प्राप्त करके सफल हो सकता था यदि इस वापसी न लिया जाता, लेकिन यह पहलू भी थी कि शायद इस आंदोलन को वापसी न लिया जाता तो आंदोलन और ज़्यादा हिंसात्मक हो भी सकता था गाइस, इसीलिए गांधी जी ने वापस ले लिया था गाइस। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? मार्च 1923 में। इसके बारे में बताते हैं गाइस। इसके बाद कुछ नेता थे जो कि गांधी जी के विचारों से सहमति न रह करते हुए, ऐसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि महात्मा गांधी जी के विचारों के साथ सहमति नहीं रह करते हुए, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना के निर्णय लिया गया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने हमारे भारत सरकार अधिनियम 1919 में जाना था कि प्रांतीय क्षेत्र में भारतीय चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली थी, और इस स्वराज पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य था यह थी कि इन प्रांतों को चुनाव मध्य के स्वराज पार्टी के जरिए घुसकर अंग्रेजों की नीति की चुनौती दी, और उद्देश्य के साथ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा क्या आगे है? गांधी दास पैक्ट 1924। जैसे ही हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की वापसी लिया था, तभी भारतीय आंदोलन नेता ने इस फैसले के नाखुश थे, और कई नेताओं ने कदम आलोचना की थी। इसी में हमने चित्तरंजन दास का नाम भी जाना था, और उनके और गांधी जी के विचार इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गए थे गाइस। इस क्रम में गांधी जी, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य में
1924 में एक समझौता हुआ जिसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। ठीक है, यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से 34 तक चला था, परंतु कुछ कारणों की वजह से आंदोलन के काल के बीच में ही एक समय ऐसा था कि जिन्होंने आंदोलन नहीं चला था। इसके तात्पर्य यह कि 1930 से 34 तक आंदोलन के 2 चरणों में चला था। पहला चरण था क्या, 1930 से लेकर 1931 तक चला, और दूसरा चरण था 1932 से 34 तक चला। 1930 में गांधी जी ने उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समझौते 11 सूत्री मांग रखी थी, और 11 सूत्री मांग में भारतीय को कैद से छोड़ने, सेना की खर्च कम करने आदि मांगे थे। चलिए आगे चलते हैं, दांडी मार्च। दांडी मार्च गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू करता है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो जाता है। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्रीय मांग के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने का घोषणा कर दी थी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नामक पर विरोध में चलाया गया था, और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। ठीक है, क्या हुआ था गाइस कि जो इरविन थे उनको नहीं, गांधी जी की 11 सूत्री को नहीं माना था, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा किया कि दांडी मार्च को जिसे चलाने के लिए अपना मन बनाए थे गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया। ठीक है, दांडी गुजरात तक चलाया गया। इसमें गांधी जी साथ में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से 78 सहयोगियों के साथ भाग लिए थे। इसका दूरी कितना था, 241 मिली। एक क्वेश्चन पूछता है गाइस। ठीक है, शुरुआत में तो गांधी जी ने सिर्फ 78 सहयोगी दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं, दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा नमक उठाकर इस नमक कर के कानून को विरोध किया और दांडी मार्च बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलियन की नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। आगे चलते हैं, उस दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन में महिलाओं द्वारा ज्यादा भाग लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता 1931। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में कराया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बात का समझ रख सके और गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना था क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन में चारों ओर लोग बैठे थे, अपना बातें मांग रहे थे। ठीक है, इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेज द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में करवाया गया था, जिसमें प्रतिवर्ष 1 गोलमेज सम्मेलन प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्रथम क्या था, 1930 में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न प्रतिनिधि भाग लेने में पहुंच लेकिन इस समय गांधी जी अपने कांग्रेस सविनय आंदोलन के व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। आगे चलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। जैसे हमने ऊपर चर्चा की, 1931 में लॉर्ड इरविन गांधी जी मध्य समझौता हुआ था, इसलिए गांधी जी ने तहत दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटिश चल गए थे। ब्रिटिश में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को मांग की अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने भारत वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। और दोस्तों इसी संदर्भ में हमने ऊपर चर्चा किए थे कि सविनय आंदोलन को 2 चरणों में हुआ था। इस परिस्थिति में वजह से यह आंदोलन 2 चरण में हुआ था। तृतीय क्या है, तृतीय 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। इस आंदोलन में भारत के विभिन्न प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के मांगों दूसरा गोलमेज सम्मेलन में न माने जाने के कारण फिर से सविनय आंदोलन शुरू किया जाने के कारण इस आंदोलन में गांधी जी अपने कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस प्रकार कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व गांधी जी ने किया था, परंतु भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की तरफ से नेतृत्व किए थे। गाइस ये क्वेश्चन पूछता है, जो दलितों की तरफ से सबसे ज्यादा तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन जिसे सबसे भाग लिए थे, भीमराव अंबेडकर। गाइस ठीक, भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, इन गोलमेज सम्मेलन में दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रोनाल्ड मैकडोनाल्ड थे। गाइस ठीक है, आगे चलते हैं, पूना पैक्ट समझौता।
ठीक, 1932। जब 1932 में ब्रिटेन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तब उस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी। इस मांग में अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तब दलितों के 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में घोषणा करी गई थी कि अंग्रेजों द्वारा फैसला भारतीय हिंदू समाज को तोड़ने और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था। इस घोषणा के सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड के नाम से भी संबोधित किया गया। आगे चलते हैं। गांधी जी ने इस फैसले को विरोध किया और इसके विरोध में अनशन निर्णय लिया। गांधी जी ने इन अनशन के कारण बहुत सोच विचार के भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक बैठक हुई जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट गांधी जी भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को होता है। इन पूना पैक्ट में गांधी जी द्वारा दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने की फैसला किया गया। इस परिणाम स्वरूप प्रांतीय चुनाव में क्षेत्रों में दलितों के लिए सीटों के 71 से बढ़ा के 148 कर दिया गया था। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मांग के खत्म किए गया, जिसमें दलितों को चुनाव सिर्फ दलित ही कर सकते थे। यह पूना पैक्ट गांधी जी के भीमराव अंबेडकर के बीच पूना क्षेत्र के यरबदा जेल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। सबनी अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट जैसे ही आंदोलन के बाद कुछ समय तक आंदोलन के दौरान कुछ विराम मिला। इसके बाद 1940 में गांधी जी द्वारा उनकी राजनीतिक के एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, जिसे विनोबा भावे ऐसी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भाग लिया था। इसके बाद दूसरा सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरा कौन सत्याग्रह ब्रह्मदत्त बने, ठीक है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह में दिल्ली चलो के नाम से भी संबोधित किया गया। आगे चलते हैं। क्या भारत छोड़ो आंदोलन 1932। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में शुरुआत की गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीय पहले की तरह एक बार अंग्रेजों सेना ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए और दूसरा विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजे जाए, ठीक है। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल में भी भारतीय आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध मदद करने की प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसे धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, जिसके बाद हमने ऊपर भी चर्चा किया था कि वैसा धोखा वे इस बार भी कर सकते थे। और यह बात भारतीयों की इस बार समझ में आ चुकी थी कि इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की दूसरी युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भारत आए और वे भारतीय अपने कार्य को लेकर असफल रहे क्योंकि भारतीय अपने हितों के ज्ञान अच्छे हो गए थे। इसी क्रिप्स मिशन संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया कि यह दिवालिया हो चुका है बैंक का चेक है, गाइस, ठीक है। इस क्रिप्स मिशन के भारत का असफल हो जाने के बाद जब गांधी जी ने भारत के एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो कि भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक बना आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 ईस्वी में शुरू किया जो भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इस आंदोलन में अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को किया गया कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में। इसके बाद गांधी जी द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। गांधी जी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस कैद कराया गया था। अंग्रेजों द्वारा और से कोशिश इस तरह से आंदोलन दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति में नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन जारी रखे। इसके साथ साथ लोगों ने इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई में एक बना। इस प्रकार महात्मा गांधी भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि नाथूराम गोड्स कुछ विचार गांधी जी के साथ नहीं मिलते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी जी अफ्रीका भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, जो कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है, गाइस। चलते हैं। जितने भी हैं गाइस आंदोलन उसको डेट के साथ बता देते हैं। गांधी जी कौन कौन आंदोलन चलाए थे? चंपारण सत्याग्रह 1914 में, अमादा मिल मजदूर 1918 में, खेरा 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1922 में, असहयोग 1920 में, सबनी अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आगे चलते हैं। गांधी जी का दूसरा आंदोलन कौन सा था?
गांधी जी के अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के साथ प्रथम बार भूख हड़ताल की नीति अपनाया था और इस भूख हड़ताल में परिणाम गांधी जी के पक्ष में आया था। ये सब गाइस ऊपर में प्रैक्टिस करा चुके हैं गाइस, ये क्वेश्चन है गाइस। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी वापस आने के क्रम में भारत के पृष्ठीय और राजनीतिक स्थिति में समझने का प्रयास किया। इस क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले जो काफी प्रभावशाली उन्हें गुरु माना था। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, गांधी जी को महात्मा गांधी की पदवी देने के वाले कौन थे? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी बुलाया जाने लगा। जितने भी थे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के लिए, कहानी के थ्रू से आप लोग को बता चुके हैं गाइस। अब आप लोग से उम्मीद होगा कि जितने भी अगर महात्मा गांधी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से छूटेगा नहीं गाइस एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।